बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, अजीज़ तलबा व तालबात, today I'm going to present important presentation related with the IT sector, which is now a burning topic in United System of Medicine, particularly about implementation and uses of various information technologies. And one of the part is implementation and use of AHMIS, आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहले हम थोड़ा सा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो इसके ताल्लुक से देखेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं। माई सेल्फ मोहम्मद शिराज, अब डॉक्टर निज़ाम वगैरह ने बता दिया होगा सारी बातें। ये है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है माशाल्लाह, और कोडाई कैनाल का सफ़र हम लोगों ने जो किया वो तो ऐसा यादगार सफ़र है कि अब हम क्या बताएं, उसकी डिटेल किसी और वक्त हम बताएंगे। डॉक्टर तनवीर साहब जो है हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर निज़ाम साहब हमारे साथ में रहे हैं, बैचमेट रहे हैं बहरे का। सबसे पहले आपको ये देखनी है कि ये जो वेबसाइट एड्रेस है ये hr.ayush.gov.in, ये आपको गूगल पे टाइप करना है। ये आप देख रहे होंगे अभी तक ये जो चल रही थी लिंक एड्रेस वो staging.ayush.gov.in चल रही थी, इसी को आप EHR कर देना है। और EHR.ayush.gov, जो मैंने आपको बताया वो आप खोलेंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा आयुष HMIS। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, आयुष हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आप खोलेंगे तो इस तरीके से डिस्प्ले आपको नजर आएगा, इंटरफेस। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, स्लाइड चेंज करिए। स्लाइड तो हमने चेंज कर दी, उधर नहीं शो कर रही है। आवाज आ रही है। एक मिनट, हम देखते हैं कि स्लाइड तो हमने चेंज कर दी है तो फिर क्यों वहां पर शो नहीं कर रही है। यहाँ से तो ऐसा आई। जी जी, अच्छा अच्छा, चलिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले के ऊपर जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आयुष का है, ब्लू कलर का जो है वो स्लाइड आपको नजर आ रही होगी। आप कंफर्म करें तो फिर जी जी हाँ जी जी जी। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक तरफ लिखा है होम, एक तरफ अबाउट। HMIS से मुतालिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके फवायद क्या हैं और किस तरीके से जो है वो इस वक्त उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है ऑल ओवर द इंडिया। न सिर्फ आयुष सिस्टम बल्कि और भी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, उस पर फीडबैक वगैरह से मुतालिक। और कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाती है, कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको यूज़ करने में, तो आप कॉन्टैक्ट अस पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल देखिए, राइट साइड ऊपर आपको एक जगह नज़र आ रहा होगा स्टाफ लॉगिन, तो आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से आप जो है लॉगिन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि असल में ये है क्या। व्हाट इज HMIS is a comprehensive IT platform to effectively manage all functions of healthcare delivery system and patient care in आयुष facilities। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलबा है, खासतौर से मेडिकल सेक्टर में अब इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हो, US हो, वहाँ पर तो कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात जहाँ तक की जाए या खास तौर से हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात की जाए, तो अभी हम बहुत इस मामले में पीछे हैं और अब भी लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त तो कोशिश ये की जा रही है कि पूरे वर्ल्ड का जो डेटा है, मेडिकल डेटा है, वो एक जगह जमा हो जाए। बल्फाज दीगर आप ये कह सकते हैं कि HMIS का पर्पस यही है कि पूरे वर्ल्ड का जो मेडिकल डेटा है, जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन प्रिवेलेंस डेटा है, वो एक जगह जमा हो जाए, एक बटन के ऊपर आपको पता चल जाए इस वक्त तो पूरे वर्ल्ड में ट्यूबरकुलोसिस के कितने केसेस आ रहे हैं, इस वक्त वर्ल्ड में जो है वो स्किन के कितने केसेस मौजूद हैं, इस वक्त वर्ल्ड में जो है वो कितनी जो है वो होमियात के केसेस हैं, फीवर के केसेस हैं। इसी के लिए तो ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज भी शुरू किया गया, कोडिंग शुरू हुई और मॉर्बिडिटी कोड उसका भी इंचार्ज मैं यहाँ पर हूँ, HMIS का भी इंचार्ज हूँ।
तो कोडिंग सिस्टम से मकसूद ये है कि वो सारी इंफॉर्मेशन एक यूनिफॉर्मिटी के साथ एक जगह हमको मिल जाए। यही एचएमआईएस का पर्पस है, जिसी को आगे बताया जाएगा। Digital India movement initiated by Government of India has made significant changes in IT sector. We are witnessing tremendous improvement in application and information technology in every ministry and its organizations. Health is major concern in India. Implementation of IT in healthcare is being accelerated to provide effective and better care for citizens of India. ना सिर्फ जो है वो डॉक्टर्स इसको यूज कर रहे हैं, बल्कि अवाम उन्नास के अंदर भी अब ये चीज जो है वो फैलती जा रही है, जो लोग अवेयर हैं। अब देखिए इसके मकासद क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू इम्प्रूव पेशेंट केयर इन आयुष, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस जो होती थी प्रैक्टिस में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होती थी, और पेशेंट को जो केयर मिलना चाहिए थी, जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, वो नहीं होता था। लेकिन अब वो चीज़ हो रही है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी इन आयुष, efficient management of Ayush hospital, effective documentation of Ayush to derive comprehensive data of all Ayush hospitals, which helps in effective Ayush health policy। 2018 में हम लोग जो है वो आईटी ट्रेडिंग में थे, तो वहाँ पे आयुष सिस्टम जो है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और दीगर पैथी के लोग भी थे, और मालूम यह हुआ कि वो बहुत ही इफेक्टिवली इस चीज़ को जो है वो लोग लेकर के चल रहे हैं, और उस चीज़ को जो है पेशेंट्स के डेटा को मेंटेन करना और सारी चीज़ें उसको लेके इफेक्टिवली चल रहे हैं। यूनानी थोड़ा पीछे है। आपको पता होना चाहिए सीसीआरएम और एनआईए में माशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट है, और लोग उसी के ऊपर करते हैं। पेशेंट के ऊपर पेशेंट रजिस्टर कर रहे हैं और कंसल्टेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन जिसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा फार्मेसी, डिस्पेंसरी, हर जगह जो है ये नेटवर्क मौजूद होता है। वहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन एंटर की जाती है, और जिस वक्त आपका दिल हो कि भाई आज से 10 साल पहले एक पेशेंट आया था, उसको क्या कंप्लेंट थी और उसने क्या दवाएं ली थी, और उसने और भी क्या क्या बाहर से दवाएं खाई थी, वो सारे डेटा जो इंटर हुआ था 1 मिनट के अंदर आपके सामने आ जाए। ये रिट्राइव द डेटा, ये सबसे अहम है। टू इम्प्रूव रिसर्च इन आयुष, जाहिर बात है कि अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी ये बात कंपलसरी कर दी गई है कि आप हर डिसीज के साथ, बल्कि हर यूनानी टर्म को एक कोड दे दिया गया है लगभग, तो उस कोड को लिखना जरूरी समझें, ताकि जो है उस डेटा को इंटरनेशनल लेवल पे हम रिफ्लेक्ट कर सकें और उसमें आसानी हो। जाहिर बात है इससे तो रिसर्च रिफाइंड होगी, रिसर्च इंप्रूव होगी। टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ एरर्स इन आयुष हॉस्पिटल्स, पहले एरर्स बहुत सारे हो जाते थे, अंदाजे से कहना चाहिए कि काम चलता था, और बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो लॉस हो जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ जो है नहीं होगी। टू कलेक्ट डेटा ऑन नेशनल आयुष मॉर्बिडिटीज, वो कभी एक प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह इस पर भी देंगे कि आयुष नेशनल मॉर्बिडिटी सिस्टम वो है क्या। नमस्ते पोर्टल के नाम से जो इस वक्त जारी वो सारी है, और इसमें भी चाहे हैदराबाद है, दिल्ली है, चेन्नई है, हर स्टेट में वहाँ से जो आयुष हॉस्पिटल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट होती हैं। वो हैदराबाद में जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है, जो मॉर्बिडिटी रिपोर्ट होती है, हर महीने जाती है। इसी तरीके से एचएमआईएस के अंदर भी जो है आप देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन हर सेंटर और हर हॉस्पिटल से जमा हो रही है, और उसको जो है वो इवेल्युएट किया जाता है, एनालिसिस उस पर होती है। बहरकल्ला स्पेशल फीचर्स इसके क्या हैं, जो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो ये तो पुरानी बात है, बहुत दिनों से कंप्यूटर का यूज हो ही रहा है हॉस्पिटल में, लेकिन इसकी क्या खास बात है, एचएमआईएस की खास बात क्या खास बात है, तो वो हम आपको बताते हैं। It has an exclusive dashboard for citizens to interact and engage with आयुष हेल्थ सर्विसेज across India। अभी आप जब प्रैक्टिकल सेशन में हम देखेंगे कि आयुष आईडी जो है वो आयुष आईडी, और जो 2-3 किस्म की आईडी है वो पेशेंट्स हासिल कर सकते हैं, वो पहले से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, अब वो दौर नहीं है कि लोग जो है वो लाइन में खड़े हुए हैं, 2-2 दिन तक जो है वो नंबर ही नहीं आ रहा है, जैसे कि अक्सर हॉस्पिटल्स में होता है। फिर उसमें माल प्रैक्टिस भी होती है, बीच में एजेंट भी होते हैं, वो अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए वो अपना टेबल के नीचे, टेबल के ऊपर से भी अपना काम कर रहे होते हैं। अब वो दौर नहीं है, अगर ये चीज अपनी रियलिटी के साथ हम लागू। इट कैप्चर्स द डेटा इन रियल टाइम, जो रियल टाइम है, जो काम होना है उसी में होना है, उसके आसपास उसके इधर दीगर में ये काम नहीं होगा। ये एक मेडिसिन जो आप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हो, चाहे वो अंदर से प्रिस्क्राइब कर रहे हो, चाहे वो बाहर से प्रिस्क्राइब कर रहे हो, उसका डेटा जो है वो कंप्यूटर पे मौजूद होगा।
और हो सकता है उसकी जांच पड़ताल भी हो जाए कि आप फला दवा जो है वो बाहर से क्यों लिख रहे हैं, आप अपने सिस्टम से हट करके दवाएं क्यों लिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। इट इज इजी टू यूज, ये बहुत आसान है इस्तेमाल करने में। बल्कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर बैच पीजी का आया तो हमने वो ट्रेनिंग देने का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने अपने सीनियर से ही सीख लिया माशाल्लाह। ओपीडी में बैठ करके वो एंटर कर रहे होते हैं, एचएमआईएस एंट्री कर रहे होते हैं साथ में। इट इज हाईली सिक्योर्ड। वो यहाँ ये जो असल में जो सीधा सिस्टम है वहां से इन लोगों ने शुरू किया था, तो वो जो अच्छा लगा तो पूरे आयुष सिस्टम पे उसको अप्लाई किया गया। दिन ब दिन इसमें कोई ना कोई जो है रिफॉर्म और इसमें इन्वेंशन और तरक्की होते रहती है। इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पासवर्ड होता है हर 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 एम्प्लॉय का, जो चाहे कंसल्टेंट हो, जीआरएफ हो, एसआरएफ हो, पीजी स्कॉलर, हर किसी का जो है वो आईडी होता है, किसी का अपना पासवर्ड होता है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वह का। एक बात मैं और बता दूं कि एडमिन लेवल पर हर इंस्टीट्यूट में इसका एक एडमिन होता है। जैसे आरआरआई में श्रीनगर में यहाँ पर मैं एडमिन हूँ, और जितने एम्प्लॉयज यहाँ पर हैं उनको पासवर्ड और आईडी प्रोवाइड करने का काम फिर उसी एडमिन का होता है, तो वही रिपोर्ट भी भेजता है। तो जब हम एडमिन सेक्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन वहां पर हैं। आप इवन की डेली वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आप डॉक्टर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, आप डायग्नोसिस वाइज जो है रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से ओवरली रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हैं। ये मामला जो है इफेक्टिव क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन इसी को तो कहते हैं। इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल डेटा रिट्राइवल। मैंने बार बार आपसे कहा कि टू रिट्राइव द डेटा, ये एक बहुत अहम चीज है। पहले लोग फाइलें तलाश करते थे। दिलचस्पी की बात मैं आपको बता दूं, चूंकि याद आ गई है, जो हमारे पड़ोस के वो थे मोहम्मद अली होगा, जो पड़ोस के मुल्क के बानी गुजरे हैं, और जिस वक्त वो 1947 के अंदर उन्होंने कोशिश करके अपना मुल्क अलग कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो जियारत नाम का एक मुकाम है, वहां पे उनकी तबीयत खराब हुई। जब उनकी डायग्नोसिस की गई, तो डायग्नोसिस की जो की गई, आपको हैरत होगी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस हुई, उनके फेफड़ों में 2 बड़े जख्म मौजूद थे। तो जब उनको बताया गया कि आपको तो ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये सुन करके उन्होंने मुस्कुरा दिया, कहा कि ये बात मुझे 10 साल पहले से पता है कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है। उनकी जो ट्यूबरकुलोसिस की जो फाइल थी वो बम्बई के एक हॉस्पिटल में रखी हुई थी, और वो किसी को पता नहीं थी। तो वो एक दौर था कि आदमी चाहता था, जो चाहता था छुपा लेता था, किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब वो मामला नहीं है। और एडॉप्टिव न्यू फीचर्स ऑफ डुअल कोडिंग ICD-10 एंड नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी कोड, ये जो कोडिंग सिस्टम इसमें खास तौर से लागू किया गया है आजकल, मैं सोचते हैं बहुत, इवन के नब्ज, हर नब्ज को जो है एक कोड दिया गया है। हर डिसीज जो है उसका उसकी कोडिंग हुई है, और उसका क्या मतलब जो है डिस्क्रिप्शन है, वो कोड डालते ही वो डिटेल आपको मिल जाएगी। वो कोड हर इंस्टीट्यूट को सप्लाई किया गया है। और इसी तरीके से जो है डुअल कोडिंग सिस्टम का मतलब ये है, एक तो यूनानी कोडिंग सिस्टम होता है, और एक जो है वो इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम होता है। 2 कोडिंग सिस्टम साथ में, दोनों का ऑप्शन अभी हम आगे देखेंगे। Support full range of data capture and data management function, state of art report generation. Boon for getting the NABH and NABL accreditation. इसे आरआरएम में श्रीनगर माशाल्लाह इस वक्त तो जो है नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है, और NABL का काम चल रहा है। तो इसके अंदर भी जो है वो बड़ी हेल्प मिलती है अगर HMIS का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन है वो भी। लेकिन अब कागजात के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन जो होता था वो काफी परेशान कुन और दर्द सर का बास होता था। एक एक कागज आप एक एक घंटे तक तलाश करते रहते थे। अब आगे आने वाले वक्तों में NABH भी HMIS से बिल्कुल ज्वाइन कर दिया जाएगा, और सारी चीजें आपको ऑनलाइन जो है वो दस्तयाब हो जाएंगी। 1 मिनट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। कंप्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी कोड्स, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो चाहिए मैं खाका देखते हैं कि इसमें करते क्या है। खाका यह है कि देखिए, पेशेंट दाखिल हुआ हॉस्पिटल के अंदर, वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आया, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर वो कोई पुराना पेशेंट है तो उसका रिन्यूअल होगा, जाहिर होगा। सर आपकी स्लाइड मूव नहीं कर रही सर। कोई बात नहीं, मैं फिर से देखता हूँ ये क्या मसला है। यहाँ पर तो शो कर रही है, कभी कभी होता है ये। देखिए आईटी के बहुत सारे हैं, उसमें ये भी एक है कि
ये चीजें जो है वो जब दूर से होने आदमी दूर होता है तो ये प्रॉब्लम तो होती ही है। बहरे का ऑनलाइन मोड अब चेंज हो गई है, अब चेंज हो गई। नजर आ रही है सर अब? जी जी शो हो सिस्टमेटिक रहा है। प्रेजेंटेशन ऑफ हो द गई है। स्लाइड जी जी सिस्टम नजर आई, चलिए प्रेजेंटेशन। ठीक। जी 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 जी। होता है थोड़ा सा अभी जो हमारा जो आईटी सेक्शन है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। एक वायरस, एक चीज आपने सुनी होगी, बग आपने सुना होगा। डीबगिंग की कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपसे कोई कोताही हो जाए तो बग आ जाता है, वायरस आ जाता है, पूरा डेटा लॉस हो जाता है। ऑनलाइन मीटिंग का भी अभी ये लैक्यूना है कि अक्सर आदमी लैग बिहाइंड हो जाता है बहरे का। अब आपको यहाँ पे स्लाइड नजर आ रही होगी, एक खाका नजर आ रहा होगा कि किस जी जी तरीके से पेशेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पहले जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, अगर ओल्ड पेशेंट है रिन्यूअल होगा। और वहां पर एक नई चीज आपको देखने में आएगी कि जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं या फिर बैंक में जाते हैं, वहां पे आपको टोकन दिया जाता है और काउंटर नंबर उसके ऊपर लिखा होता है। अब ये चीज मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में लागू की जा रही है। एनआईए में आप जाएंगे, वहां भी जो है डिस्प्ले बिल्कुल बैंक के स्टाइल में लगा दिया गया है, टोकन नंबर दिस एंड ओपीडी नंबर दिस। और बैंक जो वहां पर है, एसबीआई बैंक है, एनआईएम से करीब में ही है, वहां भी हम लोग जिस वक्त पढ़ते थे उस वक्त तो देखा था। वहां पर जो है आवाज लगती है फला टोकन नंबर, फला काउंटर नंबर पे जो है चले चले जाए। इसी तरीके से दूसरी चीज बारकोड होती है। ये बारकोड पूरा खेल है। इसके ऊपर जो लकीरें नजर आ रही हैं, ये मामूली लकीरें नहीं होती, आगे हम देखेंगे। इस पे पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा जितने साल से वो इलाज करा रहा है, क्या क्या इलाज करवाया है, क्या क्या दवा उसे दी गई, वो है। एक यहाँ पे लफ्ज आपको ई बिल नजर आ रहा होगा। अब ई बिल का सिस्टम हो गया है, उसको जो है जो भी फीस वगैरह दी जाती है उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, उसी को ई बिल कहते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर से निकल करके जो दूसरा कमरा होगा वहां पर पेशेंट जाएगा, वहां पर जेआरएफ बैठे होंगे, एसआरएफ बैठे होंगे, पीजी स्कॉलर्स बैठे होंगे। वो पेशेंट जैसे ही आता है तो वो उसका एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी वाइटल साइंस देखते हैं और वो अपनी आईडी के थ्रू कंप्यूटर पर एंटर करते हैं। वो दौर भी याद होगा, मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, निजाम भाई बैठे हैं, तनवीर भाई। एनआईए में जिस वक्त हम लोग थे तो स्क्रीनिंग के नाम से एक कमरा होता था, वहां पे पीजी स्कॉलर बैठा करते थे, बाद में शायद उसको खत्म किया है। वो सिर्फ इसीलिए होता था, वहां पर पेशेंट आता था, वहां पे उसकी साइंस जो है देखी जाती थी, वाइटल्स देखे जाते थे और कंप्लेंट्स वगैरह लिख करके जिस सिस्टम का वो पेशेंट होता था उस सिस्टम की ओपीडी में उसको रिफर कर दिया जाता था। वही खेल यहाँ भी है, लेकिन अब ये आपको आपको प्रिस्क्रिप्शन या केस पेपर पे नहीं करना है, बल्कि आपको कंप्यूटर पे करना है। वो आगे डिटेल आएगी। अब वहां से निकल के पेशेंट उस रो में बैठ जाता है जहां पे उसको ये ऐलान सुनाई देगा कि आपको किस ओपीडी में जाना है। डिस्प्ले के ऊपर आ रहा होता है कि भाई ये टोकन नंबर जो है वो फला ओपीडी में जाएगा, 1 में जाएगा जो डाइजेस्टिव है, या 2 में जाएगा जो सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए है, या 3 में जाएगा जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के लिए है। बहरे का कंसल्टेशन अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले, फिर उसके बाद होता है जैसे कंसल्टेशन रूम या ओपीडी जिसको हम कहेंगे उसमें जाएगा। और वहां पे जाने के बाद जो कंसल्टेंट है वो भी कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, वो पेशेंट से कंप्लेंट सुनता है, वो कंप्लेंट एंटर करता है और भी जो चीजें जरूरी समझता है, रिमार्क्स और नोट्स वगैरह वो डालता रहता है। और प्रिस्क्रिप्शन भी वही दे करके ऑनलाइन ही एंट्री उसकी भी होती है। वो करने के बाद उसको उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करता है। मैं खास बात बताऊं कि जैसे HL7 वगैरह है, वैसी ये भी है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर खुद ब खुद हो जाती है। जो रजिस्ट्रेशन की जो इंफॉर्मेशन थी वो ओपीडी वाले को मिल गई, ओपीडी वाले की जो इंफॉर्मेशन है वो आगे की जो मंजिलें हैं, डिस्पेंसरी है, वहां पहुंच जाएगी, फार्मेसी पहुंच जाएगी, लैब पहुंच जाएगी, आईपीडी पहुंच जाएगी। ये सारा इंटर पूरे हॉस्पिटल को इंटर कनेक्ट गोया जो है कर दिया जाता है इस सिस्टम के जरिए से। ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और बार बार आपको कॉल करके पेशेंट की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो कंसल्टेशन अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले हो गया। उसके बाद डिस्पेंसरी में पेशेंट जाएगा, वहां पे जो बारकोड है जस्ट उसको वो स्कैन करेगा डिस्पेंसरी वाला, उसके पास भी स्कैनर मौजूद होता है, उसको वहां कोई कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं। खुद ब खुद जो ओपी आईडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो ओपी आईडी मिला हुआ है, वो ओपी आईडी और पेशेंट की डिटेल सामने आएगी। वो वहां पर एक प्रिंट देने का इंतजाम ये करेगा कि जो दवाएं हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन पेपर का जो है वो एक प्रिंट निकाल के वो आखिर में पेशेंट को पकड़ा देता है। अगली बार पेशेंट आएगा तो वही लेकर के आएगा और फिर उसको स्कैन करके सारी कार्रवाई दूसरी बार आगे बढ़ेगी। ये देखिए हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। रजिस्ट्रेशन में ये चीजें होना जरूरी है, सिस्टम होगा, साथ ही में एक बार कोड प्रिंटर आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड में,
उसके बाजू में टोकन प्रिंटर नजर आ रहा है। बारकोड प्रिंटर अलग होता है, टोकन प्रिंटर अलग होता है। तो बारकोड प्रिंटर से बारकोड निकलता है, टोकन प्रिंटर टोकन निकलता है, और उसका ऑप्शन मगर मौजूद है ऑनलाइन। पेशेंट जो हम देख रहे हैं पेशेंट के लिए, तो उस पेशेंट के नाम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है क्रिएट टोकन एंड बारकोड। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी टोकन चाहिए तो टोकन निकलेगा, बारकोड चाहिए तो बारकोड निकलेगा। ये देखिए इस तरीके से, जैसे एक यहाँ पे चेन्नई के इंस्टीट्यूट का हमारे पास इमेज मौजूद था, वही हमने आज शो किया है। तो यहाँ पर शो कर रहा है, किस तरीके से शो करता है। अब हम आ जाते हैं इस कंसल्टेशन पेज। ये है, इसमें आपको लेफ्ट साइड में पेशेंट के नाम नजर आ रहे होंगे। जब रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर हो गया पेशेंट, तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में आप देखिए पेशेंट के नाम नजर आते हैं। उन नामों के ऊपर जब क्लिक किया जाता है तो उस पेशेंट का नाम, जैसे यहाँ पे सबिया नाम के पेशेंट पे क्लिक किया गया है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। और यहाँ आपको नीचे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नब्ज देखने का इंतजाम है, कंप्लेंट्स एंड ड्यूरेशन, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। अभी हम इसकी और डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। ये बस एक समझाने के लिए एक हल्का खाका हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रिस्क्राइब सभी में, और हब हबूब में हब मुसफ़्फ़िकुन, ये ऑलरेडी सारी चीज इंफॉर्मेशन सेव है। आप सिर्फ हब लिखेंगे तो जितनी हब है उनकी लिस्ट आ जाएगी, और वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होती है। दवाएं सिलेक्ट कर ली। एक्सटर्नल मेडिसिन से मुराद यहाँ पे मरहम है और रोगनियात है, वो आपको सिलेक्ट करना है, उसका इंतखाब करना है। और उसके बाद ये हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और कोई कंप्लेंट वगैरह आपने डाली है, अदर सिम्टम डाले हैं। डायग्नोसिस इन NUMC आप नीचे देख रहेंगे, नेशनल यूनानी मॉर्बिडिटी कोड, वो आपने डाला, कोड भी आ जाएगा उसके साथ, जो बीमारी का नाम है वो भी आ रहा है। जैसे कुबा का नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और इसके साथ साथ में जो है इंटरनल मेडिसिन और एक्सटर्नल मेडिसिन, ये आपने समझ लिया। प्रिस्क्रिप्शन कमेंट को जो वो डाल दिया। नीचे आपको एक बटन नजर आ रही है सबमिट के नाम से, जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो वहां पे एक बार वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, आपको ओके करना है। वो इंफॉर्मेशन फार्मेसी में चली जाती है। वहां पे जो बिलिंग का ऑप्शन है, उस लिहाज से उसको एक्सेप्ट करके उसको उस इंफॉर्मेशन को वो भी सबमिट करता है, और फिर वो एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो इसमें जो थोड़ी चेंजिंग हुई है, जो न्यू वर्जन है, वो किस तरह नजर आता है। वो इस तरह नजर आता है, मैंने शुरू में आपको बताया। स्टाफ लॉगिन दबाएंगे तो स्टाफ लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना। ये हर एम्प्लॉय के लिए है, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो GRF हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे हो, चाहे वो डिस्पेंसरी पे हो, चाहे वो लैब में हो, चाहे वो IPD में बैठने वाली सिस्टर हो। अपना जो भी ID रहेगा वो यहाँ डालेंगे, जो पासवर्ड है वो यहाँ डालेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और वहां से लॉग इन करेंगे। तो अब जो होता है वो ये कि पहला पेज वहां खुल करके आएगा कंसल्ट, जैसे OPD 2 में मैं बैठता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है OPD 2, OPD 3, OPD 1, या एडमिन ने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन एंटर की होती है। अब मैं OPD 2 सिलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद जो है वो ये पेज आपको नजर आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में पेशेंट का नाम नजर आ रहा है, और उसकी कंसल्टेशन स्टेटस पेंडिंग है। जब पेशेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो पेशेंट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे ऊपर देखिए आज के दिन कितने पेशेंट रजिस्टर किए गए, 85 पेशेंट, वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। पूरी जो स्टैटिस्टिक्स है आपके सामने इस वक्त तो खुली हुई है, आप अंदाजा कर सकते हैं आज कितने पेशेंट आए हैं, कितने न्यू रजिस्टर हुए हैं, 34 न्यू रजिस्टर हुए हैं, कितने रिन्यूअल्स हुए हैं, 51 रिन्यूअल्स हुए हैं, उसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल कितने हैं, उसमें चाइल्ड कितने हैं, उसमें फीमेल चाइल्ड कितनी है, ट्रांसजेंडर कितने हैं। और ये आपको आपके सामने ये सारी मालूमात हर वक्त खुली हुई होगी। ये जो है वो पेशेंट सिलेक्ट हमने कर लिया। अब्दुल समद भट्ट, और उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे NUMC हुरकतुल बोल उन्होंने लिया है, और NUMC में डायग्नोसिस उन्होंने जो है वो दूसरी ली है, फाइनल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस दूसरी ली, तो फाइनल डायग्नोसिस दूसरी ली। नीचे आपको प्रिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, नीचे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्टार्ट कंसल्टेशन, वहां पे आप जाएंगे। ये देखिए नब्ज का पेज खुल करके आ गया। पहले जो है वो पहला ही ऑप्शन नब्ज है। आपको हैरत की बात बताऊं, इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में नब्ज के मुतालिक जो है वो कोताही पाई जा रही है। पिछले हफ्ते जो है वो हमने अंदाजा लगाया कि अवाम की बात तो जाने दीजिए, और लोग तो ये कह के निकल जाते हैं कि यूनानी में जो नब्ज की मालूमात है वो सिर्फ मालूमात है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि कुछ तलबा व तालिबात भी यही बात कहते हैं
मेरा एक प्रेजेंटेशन है जो आयुर्वेदा के लोगों के बीच में मैंने दिया था, वो था नब्ज नब्ज का कॉन्सेप्ट और किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको जो है हम समझ सकते हैं, आसान तरीका क्या हो सकता है नब्ज को समझने का, नब्ज के तरीके से तशखीस करने का। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है और इस पे मेहनत करने की असल में जरूरत है, मुतालिया करने की जरूरत है। मॉडर्न सिस्टम हम पढ़ते हैं, समझते हैं, वो आसान भी लगता है, उसी को बोलते भी रहते हैं इवन के पीजी लेवल पे भी, लेकिन यूनानी को हम कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। याद रखिए कि यूनानी भी बिल्कुल नब्ज प्रैक्टिकल चीज है, बोल प्रैक्टिकल चीज है, बराज प्रैक्टिकल चीज है। एनआईयूएम के अंदर आप जब देखा होगा आपने, वहां आज भी पेशेंट के बेड के पास जो है बोल रखा होता है बीकर में, उसके ऊपर बाकायदा बहस होती है, नब्ज जुलाली बोले जुलाली है, ये कौन सा बोले उतरजी है, नॉर्मल है, ये कौन सा बोल है, तो उस पर डिस्कशन होता है। जो चीज डिस्कशन में आती है वही चीज जो है वो प्रैक्टिस में आती है, लेकिन जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस में कैसे आएगी। इसके अलावा यहाँ खुद हम ओपीडी में रोजाना कोशिश करते हैं, हमारा केस पेपर इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपने चैम्बर में हूँ, नहीं तो मैं आपको बताता कि केस पेपर पे रोजाना हम कर रही है लिखते भी हैं कि नब्ज की ये कौन सी किस्म है, और कोशिश करके हम कोशिश करते हैं कौन सी नब्ज है, क्या बीमारी हो सकती है, नब्ज के जरिए से हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे उस कॉलम को रखा गया है, आप उसको समझने की कोशिश करिए, पहचानने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे नब्ज को सिलेक्ट करना है, उसके जैली जो नब्ज हो सकती है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। कोई मुरक्कब नब्ज नजर आ रही, समझ में आ रही है, वो करेंगे। मिजाज को असेस करने का फॉर्मेट हर ओपीडी में होता है, मिजाज को असेस करना है, उसी के लिहाज डॉक्टर से सिराज आपको स्लाइड बीमार मूव नहीं कर रहा है, जी प्लीज थोड़ा सा स्लाइड को मूव फिर करना है। छूट रही। हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ से तो मैं मूव कर रहा हूँ, शायद वहां पे कुछ देर से हो रही हो, लेकिन हम फिर से उसको जो है वो करते हैं। जैसे ही शो करने लगे तो जी आप अब शो बता दें हो कि रहा है, हाँ जी जी। शो हो रहा है। थोड़ा सा आज हमारे जो है वो कंप्यूटर्स को भी थोड़ा सा धक्का देना ही पड़ता है, बहरे का। तो ये आप देख रहे हैं पल्स का ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कंप्लेंट्स एंड ड्यूरेशन का है। तो यहाँ पे आप प्रोविजनल डायग्नोसिस शुरू में ही लिखा है, लेकिन बेहतर ये है आप पहले उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स वगैरह एंटर करें, ड्यूरेशन है, यूनिट्स है, रिमार्क्स हैं। और जो कॉलम आप फिल नहीं कर रहे हैं, देखिए एक रेड कलर की डस्टबिन बनी हुई है, रिसाइकल बिन टाइप की, उसको आप उसके अंदर डाल दें, नहीं तो ये पेज फिर आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये चीज यहाँ पे जरूरी है। चीफ कंप्लेंट्स और जो एग्जामिनेशन नोट्स है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप आगे जाएंगे, आगे की स्लाइड शो कर रही है निजाम भाई? जी जी स्लाइड शो कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्लिनिकल हिस्ट्री उस देखेंगे, उसमें हिस्ट्री में पहले पास्ट हिस्ट्री को, यह डिसीज उसको है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है, एज्मा है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस है, डिस्लिपिड, जो भी मतलब उसको आप पास्ट हिस्ट्री में आप देख रहे हैं उसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन याद रखें ये जो क्लिनिकल हिस्ट्री का पार्ट है वो कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे आप एस्ट्रिक्स नहीं देख रहे हैं। और वजह उसकी ये है कि ओपीडी में बहुत मरीज होते हैं। जिस वक्त वो भद्रक में हम लोग थे तो 200 पेशेंट्स आते थे सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में। अब जाहिर बात है आप अगर हर पेशेंट पे इतनी डिटेल एंटर करने बैठेंगे तो पूरी डिटेल में तो एक ही 2 पेशेंट कवर हो पाएंगे। तो बसा औकात आपको जो है वक्त की किल्लत होती है, वहां पर आप पल्स है, कंप्लेंट्स एंड ड्यूरेशन है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस विथ डायग्नोसिस, ये पार्ट आप एंटर करेंगे तो आपका पेज सबमिट हो जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त है, आप इत्मीनान से पेशेंट देख रहे हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि आप ये सारी हिस्ट्रीज और ये डिटेल्स भी एंटर करिए। पर्सनल हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फिर आपका आएगा कंप्लायंस एंड प्रोग्नोसिस का है। और उसके बाद लैब एंड इन्वेस्टिगेशन का जो पेज है, देखिए यहाँ पे सारे टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, बस आपको उस टेस्ट पर क्लिक करना है जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो आप एडवाइस कर रहे हैं। जो अगर ब्लड शुगर कर रहे हैं तो आपको ब्लड शुगर पे करना है, लिपिड प्रोफाइल है तो लिपिड प्रोफाइल, वो सारी इंफॉर्मेशन लैब में खुद ब खुद पहुंच जाएगी। उसके बाद लैब वाले उसकी ऑनलाइन जो डाटा एंट्री है वो मेंटेन करते हैं। ये आप देख रहे हैं कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशन साथ में, जैसे क्लिनिकल ट्रायल के पेशेंट हैं, कभी उनको ज़रूरत पड़ जाती है कि साथ में कोई दवा आप दे दें कोई और परेशानी के लिए, या फिर आप एक तरफ एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं साथ में कुछ और दवाएं भी दे रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते रहें, हम वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो शुगर के लिए हो, चाहे वो प्रेशर के लिए हो। तो वो चीज़ इंफॉर्मेशन यहाँ पर, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो आयुष मेडिसिन हो, उसकी डिटेल यहाँ पर करेंगे आप। ये डायग्नोसिस का पेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं
NUMC जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो, और उसकी जो ICD है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीजेस के मुतालिक जो कोड बनता है वो आप डाल सकते हैं। कभी कभी जो है वो आपकी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस 3 भी हो सकती है, तो वो भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। फिर उसके नीचे यहाँ पे देखना है फाइनल डायग्नोसिस, यहाँ पे रेड कलर का स्टार, रेड कलर का एस्टेरिस्क आपको दिख रहा होगा, तो मतलब ये जरूरी है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम जब प्रैक्टिकल सेशन लेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे मॉर्बिडिटी कोड डालेंगे, तो यहाँ पर खुद ब खुद वो डायग्नोसिस रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगी। ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन पेज है, तो की आपने एंट्री की है, और ये जब आप सब आखिरी ऑप्शन नीचे आपको सबमिट का दिख रहा है, वो आप सबमिट कर देंगे। फॉलो अप डालना जरूरी है कि अगला फॉलो अप आप कब दे रहे हैं, कब पेशेंट को बुला रहे हैं। डूज एंड डोंट्स डालना चाहे वक्त है तो वो भी बिल्कुल आप डालने की कोशिश करिए। तो ये मैसेज आएगा खुल करके कि कंसल्टेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही आपने सबमिट किया, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। अब ये इंफॉर्मेशन चली गई है फार्मेसी में, डिस्पेंसरी में, वहां पर जो पर्सन होगा वो जब आईडी ओपी आईडी डालेगा तो पेशेंट की डिटेल इस तरीके से खुल करके आएगी, उसका प्रिंट निकाल करके वो एक प्रिंट देते। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर दवाओं का भी नाम लिखा हुआ है, ओपी आईडी लिखी हुई है, बिल नंबर लिखा हुआ है, और साइड में एक बारकोड भी आपको नजर आ रहा है, उसमें पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो गई है। तो ये तो हमारा पीपीटी हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है वो नेट से लेकर के बताना चाहूँगा, गूगल से हम चलेंगे और वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। स्क्रीन आपको नज़र आएगी तो आप ज़रूर बताइएगा। जी निजाम भाई, नजर आ रही है स्क्रीन? हेलो जी, शो हो रहा है जी। जी, ये पेज नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी जी जी, स्टाफ लॉगिन। MIS। जी जी, राइट साइड में देख रहे होंगे आप, मेरा कर्सर जो है स्टाफ लॉगिन के ऊपर जा रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरी आईडी है, मेरा पासवर्ड मैंने डाल दिया है। मैं यहाँ पे कैप्चा एंटर करता हूँ 1। कोई बात नहीं, फिर से एंटर करते हैं। ये देखिए अब हम इस ऑप्शन पे आ गए, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आपको नजर आ रहा है ओपीडी 2 में हम जा रहे हैं। मैंने इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड में जो है वो पेशेंट की लिस्ट आ रही है। किसी एक पेशेंट पे हम इसको क्लिक करते हैं, हम करते हैं नूर मोहम्मद जो नाम आ रहा है उस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए पेशेंट को इस तरीके से डिटेल आ गई है। किसी ये रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चूंकि डिटेल ऑलरेडी एंटर की जा चुकी है, तो हम कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप आ जाइए, पहला पल्स है। पल्स में हम लेते हैं अपने पेशेंट को चेक किया, आपको लगा कि मिकदार इनबिसात के लिहाज से ये नब्ज अजीम है, वो आपने इंटर कर दिया। फिर आपको लगा कि नब्ज मुरक्कब की खसूसियात भी इसमें पाई जा रही है। नब्ज मुरक्कब ये वो नब्ज है जिसमें 2 जिन्सों में या उससे ज़्यादा में इख्तलाफ होता है, तो आप ये मान लीजिए नब्ज गजाली ले लिया। यहाँ पर आपने असेसमेंट किया जो अजिन्नास अशरा की बुनियाद पे जो हम असेसमेंट करते हैं मिजाज का, कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, कौन सी ग़िज़ा अच्छी लगती है, कौन सी, ये सारी बातें जो पूछने के बाद आपको लगा कि ये जो मरीज़ है ये बलगमी मिजाज है, आपने उनका उसका मिजाज भी सिलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद कोई रिमार्क्स आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल देंगे कि हमने एक चीज़ और इसमें देखी है। उसके बाद आप आएंगे कंप्लेंट्स एंड ड्यूरेशन के ऊपर, तो इसकी कंप्लेंट डालेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे पेन, फॉर एग्जांपल उसको लो बैक पेन है या एब्डोमिनल पेन एंड लो बैक पेन, ये आपने ये ले लिया सिलेक्ट। ड्यूरेशन लिखना ज़रूरी है, इसको 10 डेज से ये प्रॉब्लम है, उसके जो है वो डेज में आपने ली है
रिमार्क्स वगैरह कुछ डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, कोई नोट्स आप यहाँ और डालना चाहें डाल सकते हैं, कुछ एग्जामिनेशन आपने मस्जिद किया और नज़र आए आप वो यहाँ डाल सकते हैं। फिर हम जाएंगे क्लिनिकल हिस्ट्री, प्रोविजनल डायग्नोसिस डालना चाहें, अगर समझ में आ रही है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं समझ में आ रही है तो उसको ब्लैंक रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप यहाँ पे मॉर्बिडिटी कोड डालते हैं तो खुद ब खुद जो है उससे रिलेटेड डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस निकल आती है। अब हम क्लिनिकल हिस्ट्री पे जाएंगे। ये देखिए आपको लग रहा है कि कभी उसको एसिड पेक्टिक डिसीज थी, डिसऑर्डर था, वो आपने इसको ओके कर दिया, ब्रोंकियल एस्मा था, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस मौजूद हैं, डायबिटीज मेलाइटस है, डिसलिपिडीमिया है, हेमोरॉइड्स नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म नहीं है, तो यस और नो में मामला चलेगा। फिर उसके बाद वो कब से है तो वो आप जो है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कि भाई फला साल से जो है वो उनको ये प्रॉब्लम है। कोई रिमार्क्स वगैरह आप लिखना चाहें तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो याद रखिए कि वो फिर आपको पूरी वहाँ पे एंटर करना ज़रूरी है, नहीं तो वो पेज फिर आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से पर्सनल हिस्ट्री है, तो आपको लगा कि भाई स्मोकिंग वो कर रहा है, कब से कर रहा है, वो आपको यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देना है। कंजम्पशन के ताल्लुक से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ रिमार्क्स आप डालना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में आपको ये बीमारियों से मुतालिक उनको फैमिली में डायबिटीज़ तो नहीं था, हाइपरटेंशन तो नहीं था, डिसलिपिडीमिया तो नहीं था, वो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, मदर में, फादर में। फिर उसके बाद आप कॉम्प्लायंस प्रोग्नोसिस में आ जाए, यहाँ पे आप कुछ एंट्री करना चाहते हो, कुछ डिटेल वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद लैब में आ जाएं, आप उनको कोई टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिपिड प्रोफाइल, बस उसके ऊपर क्लिक आपको कर देना है, वो हाईलाइट होकर के आ जाएगी और वो इंफॉर्मेशन जो है वो खुद ब खुद जो है यहाँ से वहाँ चली जाती है लैब के अंदर। बहरे कैब कॉन्कोमिटेंट मेडिकेशंस कुछ डालना चाहते हो, डी बाई डी, यहाँ पे कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो कंपलसरी चीज़ है वो एक ये है NUMC, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डालेंगे L2, ये आपने डाल दिया। और इसी तरीके से जो फाइनल डायग्नोसिस है वो भी इसी में चली जाती है। ये चीज़ ज़रूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको ये इम्पोर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन, ये एंट्री करना इसकी ज़रूरी है। यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सारी डिटेल आगे हब डालेंगे। फिर यहाँ पे आप डालेंगे सारी जो टैबलेट्स हैं उनकी डिटेल आ गई, मैंने हब पे हिलती सेट कर दिया। उसको जो है उसकी यूनिट जो आप है क्लासिकल टेस्ट में वो आप डालेंगे, कितने दिन के लिए दे रहे हैं तो वो आप डाल देंगे। व्हीकल जो है वो बिफोर आफ्टर फूड दे रहे हैं वो खुद खुद ब खुद टोटल क्वांटिटी ये कैलकुलेट कर लेगा। इसमें खास बात ये है कि अगर आपको यही एक दवा देनी है तो फिर ये बाकी चीज़ें आपको डिलीट कर देनी चाहिए। अगर आपने डिलीट नहीं की तो ये समझिए कि वो फिर पेज आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने इससे पहले बताया था कंपाउंड मेडिसिन में और कुछ दे रहे हैं, सिंगल क्रूड ड्रग्स में कुछ दे रहे हैं, पेड मेडिसिन दे रहे हैं, एक्सटर्नल मेडिसिन, एक्सटर्नल से मुराद यहाँ पे रोगनियात है और मरहम है, तो वो यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है। और यहाँ पे फॉलो अप विजिट अगली क्या रहेगी वो भी आप मेंशन कर दिया, आफ्टर 7 डेज है या आफ्टर 14 डेज है, वो आपको बताना जरूरी है, वरना ये पेज आगे नहीं बढ़ेगा। डूज एंड डोंट्स में आप कुछ यहाँ पर लिखना चाह रहे हो कि आपको ये करना है वो नहीं करना है, चिकन मटन और तेल की चीजें नहीं खाना है, वो आप डोंट्स में डाल दीजिए। डूज में आप जो है वो कुछ डालना चाह रहे हैं तो वो आप डाल देंगे क्या करना है, इंटेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स स्पेशली वाटर, इस तरीके से जो सारी बातें यहाँ ऑलरेडी हैं वो आपको डाल देनी है। तो ये आपका एक कंसल्टेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है कि आपने इसको सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने एंटर की है वो यहाँ पर निकल के देखिए आ रही है। मैं ऊपर से बताता हूँ, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, ये पेशेंट की डिटेल है, क्या मिजाज और क्या नब्ज आपने एंटर की वो है, और उसके नीचे जो है क्या दवा एंटर की है, और सारी हिस्ट्रीज में जो डिटेल दी है, जो दवाएं आपने दी हैं वो सारी बातें यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। ये आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू शो, आपको कहना है यस। ये इंफॉर्मेशन देखिए इस तरीके से सेव होगी। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मेसी पे जाती है, डिस्पेंसरी पे जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने आपको कंसल्टेशन बताया है, मुझे यहाँ से थोड़ा जरूरी ये भी लग रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं वो भी बता दूं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है तो समझना जरूर। उसके लिए मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और मैं रजिस्ट्रेशन के पेज पर जाता हूँ।
कैप्चा एंटर कर दीजिए। वाई यहाँ से हमने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये पेज जो खुला है ये रजिस्ट्रेशन पेज है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो जैसे डिस्प्ले वहाँ पर नज़र आ रहा था वैसे यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है, वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आयुष आईडी या अपॉइंटमेंट आईडी, ये पेशेंट के पास पहले ही अगर हो तो घर से वो खुद ब खुद अपना अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकता है, वो डायरेक्ट ओपीडी में फिर जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर नंबर लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ पे पेशेंट का नाम हम डालेंगे। आधार नंबर क्या होता है, ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर होता है, वो है या नहीं, नहीं है तो क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं। पेशेंट का नेम आप जो है यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं ये है मेल। सिर्फ ये ईयर ऑफ बर्थ आपको डालना अगर है तो वो आप कोई सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी यहाँ एंटर करनी ज़रूरी है, जो रेड कलर से स्टार लगा हुआ है। रिलेशनशिप टाइप, नेशनलिटी, मैरिड अनमैरिड, और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसका जो एड्रेस है वो आप डाल दीजिए। कंट्री तो यहाँ डली हुई है, सारी दीदी का डिटेल भी यहाँ ऑलरेडी आ गई है। इसको सेम कर देंगे, ये भी खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, हमारे यहाँ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। गेट ओपी आईडी पहले रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये देखिए यही बात है, ऑनलाइन सिस्टम में एक भी गलती आप करेंगे तो वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये रजिस्टर हो गया है, उसके बाद ओपी आईडी क्रिएट होती है, ये ओपी आईडी क्रिएट हो गई। उसके बाद बिलिंग एंट्री होती है, प्रिंट बारकोड करना है, प्रिंट टोकन करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बारकोड निकल के आ गया। आप इसको प्रिंट करने का ऑप्शन दबाएंगे तो जो बारकोड प्रिंटर है उसको सिलेक्ट जब आप करेंगे तो ये बारकोड की शक्ल में प्रिंट होके आएगा, जो पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म पे दे सकते हैं, खुद उसे भी दे सकते हैं। टोकन कैसा दिखता है वो भी देख सकते हैं। देखिए टोकन में थोड़ा फर्क होता है, इसमें टोकन नंबर लिख करके आता है 54। तो ये हो गया अबाउट जो है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है। इसी तरीके से कुछ अहम, अब आपको वीकली रिपोर्ट भेजनी है। फॉर एग्जांपल आपसे दिल्ली से या कहीं से मांगी जा रही है कि आप अपनी वीकली रिपोर्ट जो है वो कैसे क्या हो रही है। हर सैटरडे में ये HMIC रिपोर्ट जानी जरूरी होती है। तो सैटरडे की शाम से पहले पहले तक जब ओपीडी वगैरह खत्म हो जाए तो वीकली रिपोर्ट भेजनी। तो उसका तरीका कार क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आप जाएंगे स्टाफ लॉगिन में, डालेंगे। इसको फिर से लेते हैं।
बता रहे हैं बहरकैफ यही है। स्टाफ लॉगिन में यहाँ पर आईडी डालेंगे और उसके बाद जो है वो पासवर्ड डालकर यहाँ जाएंगे तो आप जो रिपोर्ट निकालना चाहते हैं डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट आपको मिल सकती है। इसी तरीके से डॉक्टर वाइज रिपोर्ट मिल सकती है और भी जो रिपोर्ट्स हो सकती हैं वो आप आवरली रिपोर्ट हो सकती है, मंथली रिपोर्ट हो सकती है, एनुअल रिपोर्ट हो सकती है। वो सारी रिपोर्ट आप जो है वो यहीं इस अकाउंट से ले सकते हैं एडमिन अकाउंट के जरिए से। तो ये खुलासा है HMIS का जो है। आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है। आपको सिंपली आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा, वहां से आपको लॉगिन करना है। आप अगर रजिस्ट्रेशन पर हैं तो वहां से किस तरह आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप कंसल्टेशन पेज पर हैं, ओपीडी में बैठे हुए हैं तो किस तरीके से आपको कंसल्ट करना है। आप अगर JRF हैं, SRF हैं या PG स्कॉलर हैं तो किस तरीके से आप वहां पर एग्जामिनेशन वगैरह कर सकते हैं। और फाइनली जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो डिस्पेंसरी पे जाती है। इसमें एक बात बतानी रह गई थी कि अगर आप किसी पेशेंट को एडमिट करना चाहते हैं IPD, तो जो सारे ऑप्शन आपको OPD पेज पर नजर आ रहे थे वहीं पे आखिर में एक IP करके लिखा होता है। वहां पर आप जाएंगे और उस पेशेंट को जो है एडमिट कर देंगे वहां पर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन IPD सेक्शन में चली जाएगी। तो वहां के बाकी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो सिस्टर्स वगैरह जो रहती हैं वो वहां पर बाकी की फॉर्मेलिटीज वो अंजाम देती हैं। उनको क्या दवाएं दी जा रही हैं, क्या मैनेजमेंट किया जा रहा है, कब से कब तक उनको एडमिट रखा जा रहा है। और अक्सर ये इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर से मांगी जाती है। ये टोटल जो NCISA में इवन के आप देख रहे हैं उनमें टोटल बेड ऑक्यूपेंसी और वो सारी इंफॉर्मेशन जो जमा करना एक बहुत मुश्किल काम मालूम होता है। लेकिन अगर HMIS पे आप सारी चीजें मेंटेन कर रहे हैं तो वो चीज आपको बड़ी आसान हो जाएगी वो सारे रिकॉर्ड को निकालना। तो लैब वाले जो है जो भी रिपोर्ट होती है वो अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब वहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और उस इंफॉर्मेशन को दोबारा वो जब अपलोड करते हैं अपने पेज पर तो उसको कंसल्टेंट सिर्फ देख सकता है, पेशेंट उसको नहीं देख सकता। तो जाहिर बात है आजकल जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं उनके पास तो कोई इस किस्म की आयुष आईडी वगैरह तो है नहीं। तो जो कंसल्टेंट है वो खुद देख सकता है कि फला पेशेंट को मैंने ब्लड शुगर करवाई थी, फास्टिंग और PP उसकी ये रिपोर्ट आई है, वो खुद देख सकता है और वो उसका प्रिंट निकाल करके पेशेंट को दे देता है, या फिर जो लैब वाले भी प्रिंट निकाल करके वो पेशेंट को देख सकते हैं। तो हर चीज आप देखिए हर डिपार्टमेंट को इस सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और जगह तो बहुत ही वेल मैनर में हो रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशन जो हैं जो CCRE वगैरह में अभी धीरे धीरे अभी चूंकि स्टार्टिंग स्टेजेस में है तो फुल फ्लेज अभी हर डिपार्टमेंट में नहीं हो पाया है। वजह उसकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या खुद हम सीखना नहीं चाहते हैं। ये एक चीज देखिए ये होती है कि आपको पता नहीं है, ये पता ना होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन आप पता करना भी नहीं चाह रहे हैं ये चीज जो है जुर्म में आ जाती है। अब दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर हमने इस फील्ड में इस शोबे में अगर अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया तो हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर जाएंगे। कल को हमारे साथ हमको उन सफ़ों से निकाल दिया जाएगा जिस सफ में और लोग खड़े हुए हैं। तो कल को हमें शिकायत नहीं होना चाहिए कि हमें क्यों निकाल दिया गया, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों गई। आज हर तरफ जो है शोर है, नाइंसाफी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने साथ और अपने सिस्टम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नब्ज के ताल्लुक से मशहूर है कि ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है, जबकि इंशाल्लाह मौका लगेगा तो हम आपको बताएंगे कि कितनी आसानी के साथ सिर्फ 3 चीज आप समझ लें पूरा खेल हर नब्ज का है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के ऊपर। ये आपको अंदाजा करना है। आप वहीं से नब्ज की हर किस्म को पहचान सकते हैं कि ये नब्ज तवील है, ये नब्ज अरीज है, ये नब्ज मुनखफिस है, ये नब्ज मुशर्रफ है, ये नब्ज कसीर है, ये नब्ज रकीक है, ये नब्ज गलीज है, जो नब्ज की नब्ज गजाली है, नब्ज दूदी है, नब्ज मौजी है, जो भी नब्ज वाक़िफ़िल वस्त है, नब्ज ज़ुल्फ़तरा है, जो भी नब्ज की किस्म है आप वो कोशिश कर सकते हैं। ये सिर्फ यही नहीं, हमने उसके अंदर ये भी बताया है कि आप नब्ज को किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि वाटर हैमर पल्स है, आप उसको किस तरीके से नब्ज गजाली के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, क्या मुशाबियत पाई जाती है। असल कंसेप्ट हमारे अतीबा ने पहले ही बताया है। फर्क यह है कि अब हमें थोड़े मुताले की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है और उसको डिस्कशन में लाने की जरूरत है। जो चीज डिस्कशन में आएगी जाहिर बात है फिर वो प्रैक्टिकल में आएगी। इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। निजाम भाई तक अगर हमारी आवाज जा रही हो तो वो कंफर्म कर दें। जी जी आवाज आ रही है सर। मैंने कहा कि हाँ 10-15 मिनट है, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो हम इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे।
Thank you, sir, for honoring us with your expertise on this. So, I want to ask you one question. The current away program in the यूनानी हॉस्पिटल्स, अभी इसकी क्या रीच है हमारे ये वाला जो प्रोग्राम है? मैडम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस मैडम, प्लीज वंस अगेन, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, असल में इंटरप्ट हो रही थी। सर अब आ रही है आपको आवाज? जी जी जी। आप उर्दू में पूछे तो बेहतर होगा। हाँ जी जी। प्रोग्राम तो है सर, आप ठीक है गवर्नमेंट यूनानी कॉलेजेस में, मतलब कहाँ पे ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, या मतलब कौन इस प्रोग्राम के थ्रू अपना ओपीडी वगैरह जो है वो चला रहे हैं? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जितने सीसीआरएम के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर ये प्रोग्राम कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो रिसर्च यूनिट हो, चाहे वो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हो, RRIA हो, चाहे वो CRI हो, हर जगह इस प्रोग्राम को कंपलसरी कर दिया गया है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप यूनानी की बात कर रही हैं तो बताऊं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन में भी बहुत अच्छे पैमाने पर ये प्रोग्राम चल रहा है। और स्टेट लेवल पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी कोई खबर नहीं है कि वो इस प्रोग्राम को चला रही हैं कि नहीं। जहां तक मेरी नॉलेज में है तो अब तक शायद ही कोई जो है इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉलेजेस हैं जहां पर इस प्रोग्राम को जो है वो अभी तक जारी व सारी किया गया है। लेकिन जहां तक आयुर्वेदा की बात है और सिस्टम की बात है तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करके इम्प्लीमेंट करके काम को किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर तनवीर, PG स्कॉलर, फाइनल ईयर, GTCH। जी जी जी, बताइए सर। मुझे ये पता करना था कि जो ऐप है या ये जो फैसिलिटी है ये कितने पेशेंट अवेल कर पा रहे हैं, और वो क्या उनको बेसिकली प्रॉब्लम आती है, आपने कुछ नोट किया है, या इसमें कुछ फर्दर कुछ चेंज की जरूरत है, या फिर ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है पेशेंट के लिए, क्या आपने फील किया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हमारा आयुष सिस्टम है, क्योंकि अभी इसमें ये न्यूली प्रोग्राम है, ये कोई ऐप नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये पूरा ऑनलाइन जो है ये सिस्टम है, जिसका सर्वर जो है वो चेन्नई में है। सीधा सिस्टम से चूंकि शुरू हुआ था इसलिए वो सर्वर वगैरह भी उन्हीं के पास है। अब ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, रोजाना हजारों मसाइल हर हॉस्पिटल से पहुंचते रहते हैं कि हमें फला दिक्कत हो रही है, पेशेंट नजर नहीं आ रहे हैं, पेशेंट का नेम नजर नहीं आ रहा है, मतलब इसी तरीके से ड्रग एंटर नहीं हो रही है या सबमिट नहीं हो रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो वो शिकायत फौरन पहुंचती है और माशाल्लाह उसको फौरन जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल टोकन प्रिंटर है, टोकन नहीं दे रहा है तो उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करने, मतलब जैसे मोजिला फायरफॉक्स जो है उस ब्राउजर पे ये बेहतर काम करता है HMIS, और जो प्रिंटर है वो भी उसी को सपोर्ट करता है। तो वहां पर जाकर के कुछ 66.05 मोजिला फायरफॉक्स जो है वो फौरन आपको इंस्टॉल करना है। उस पर अगर आप काम करेंगे तो फिर टोकन भी निकलना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि दिक्कतें तो आ रही हैं, और ये अलग बात है कि बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद ये प्रोग्राम बहुत तेजी के साथ एक्सेप्ट हो रहा है और ये अब आगे बढ़ रहा है। फ्यूचर करीब में जो है आप ये समझिए कि हर जगह, हर हॉस्पिटल में, चाहे वो अंडर स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, इसको लागू कर दिया जाएगा। सर बहुत अच्छा। मेरा एक और सवाल है। जी जी बिल्कुल, वेलकम। सर ये जो प्रोग्राम है अगर हम अपने कॉलेज में एस्टैब्लिश करना चाहें भी कॉलेज में, तो इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी सर? ये इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। देखिए मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके सारे अखराजात बर्दाश्त कर रही है और गवर्नमेंट खुद ये चाह रही है कि हर जगह ये चीज शुरू हो जाए ताकि एक एग्जैक्ट डेटा पूरे कंट्री से हमारे पास आ जाए। आप आयुष ग्रिड टीम जो दिल्ली में है, इसकी सेल जो यूनिट बनाई गई है, IT सेल यूनिट,
वो हेडक्वार्टर CCRU में है, उससे आप कांटेक्ट करें कि भाई हमें हमारे कॉलेज में भी ये प्रोग्राम शुरू करना है। वो आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, एडमिन आईडी और पासवर्ड, और उसके बाद जो है आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड प्रोग्राम है और इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, और आम करना है चूंकि इसको, तो जाहिर बात है कि कॉस्ट वगैरह का मसला नहीं है। तो सर मैं एक मजीद क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जो आपने लिमिटेशन बताया कि इसका फायर सर एक मजीद क्वेश्चन मुझे पूछना था। तो आपने कहा कि जैसे फायर मॉक्सिला इसको पहले डाउनलोड कीजिए फिर वो प्रिंट आउट होता है, तो ये जो लिमिटेशन है इसको करने के बाद, दूर करने के बाद फिर हम इसको प्रोवोकेट कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं दूसरों के लिए। तो पहले ये है कि इसको फुल मतलब मैक्सिमम 99% कम से कम हम इसको ठीक कर लें ताकि लिमिटेशंस ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए कि जो इस वक्त आईटी जिस लेवल पे चल रही है हमारे कंट्रीज में तो और कम है, और यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में तो बहुत ज्यादा है। आज भी आईटी के बेशुमार ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अगर हम ये इंतजार में रहेंगे कि सारे ड्रॉबैक्स दूर हो जाएं, उसके बाद हम आईटी की ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एक दिक्कत तलब, देर तलब बात हो जाएगी, क्योंकि इसको इमीडिएटली जो है लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सारे लोग इसमें इनरोल हो रहे हैं। अब जब लोग इनरोल होते हैं और फिर उनको जो दिक्कतें आती हैं तो उसको रिजॉल्व भी किया जाता है। जब इनरोल ही नहीं होंगे तो दिक्कत कैसे आएगी और दिक्कत को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, इसलिए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और फिर जो दिक्कतें आती हैं और उसको फौरन जो है, फिर वो टीम आईटी टीम है, चेन्नई की भी टीम है, दिल्ली में भी टीम है, वो लोग उसको रिजॉल्व फौरन करते हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं। दुरुस्त फरमाया, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। किसी और को कोई अगर क्वेश्चन पूछना है ऑनलाइन या ऑफलाइन? थैंक यू सर। इस प्रेजेंटेशन से सर हमें भी एक नई चीज़ की और नई एप्लीकेशन के बारे में पता चला है, और कि इस एप्लीकेशन को हम अपने गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के हॉस्पिटल में भी इसे इम्प्लीमेंट करें, और इससे जो फ़ायदा हमें डॉक्टर्स एज अ डॉक्टर्स और पेशेंट को भी हो। सो अब सर मैं डॉक्टर निज़ाम सर को दावत देना चाहूँगी कि वो कनेक्ट करें और थैंक यू नोट पेश करें। डॉक्टर निज़ाम सर। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर शबाना। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। I am very very thankful Dr. Mohammad Shiraz साहब for such a nice and wonderful lecture। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट इससे बेनिफिट हुआ होगा इससे। ये थैंक यू तो हमारे प्रिंसिपल साहब को बोलना था, लेकिन अभी हमारे कॉलेज में एक दूसरा प्रोग्राम चल रहा है तो उसी में वो बिजी हैं, तो उनका ये हुक्म हुआ कि आप डॉक्टर सिराज साहब के नॉन में भी हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे कनेक्ट होकर के उनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। तो और ये बिल्कुल नया प्रोग्राम है, आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अपीलिंग लगा बच्चों को। सिर्फ बच्चों को नहीं, हम लोगों के लिए भी बहुत अपीलिंग था। और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में शुरू से जब पेशेंट आता है, एंट्री होता है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर आखिर तक उसके जितने भी मरहले से ये पेशेंट गुजरता है, तो ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह से वो कनेक्ट होते हैं और पेशेंट को किस तरह से अवेलेबिलिटी हो जाती है और सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में रह जाता है। तो आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको बयान किया, और हमारे कॉलेज की तरफ से या फिर हम लोगों की ये कोशिश होगी कि आपको ऑफलाइन के लिए आपको इनवाइट करेंगे, और फिर आप जब ऑफलाइन में हमारे बच्चों को अच्छे से बताएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इसी बात के लिए जी जी, और इसी के लिए फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, अपनी तरफ से, अपने प्रिंसिपल की तरफ से और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम।